नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका विश्लेषण, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि जितने भी स्टेट के बीसीएस एग्जाम हैं, इनके अलावा वनडे एग्जाम चाहे वो टीचिंग के हों, एसएससी के हों, रेलवे के हों, बैंकिंग के हों या किसी फोर्स के एग्जाम हो, ऐसे सभी एग्जाम जिसमें न केवल करंट अफेयर पूछे जाते हैं, बल्कि उनकी डेप्थ भी अगर आपके द्वारा चेक की जाती है, अगर एग्जाम वाले चाहते हैं कि आपकी डेप्थ चेक की जाए, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये न केवल सीरीज आपके लिए सहायक है, बल्कि आपकी समझ को विस्तृत करने और विकसित करने में भी आप महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेंगे और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँगे। यदि आप इस चैनल पे पुराने हैं, तो इसे अपना प्यार देते रहिए और इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की ग्रोथ करने में अपने नियर वंस के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे न केवल वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें, बल्कि कहीं न कहीं हमारे डिजिटल एजुकेशन जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसको ग्रोथ में सहायता मिल सके। साथ ही साथ जितनी आम नागरिक हैं, वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि न केवल इसमें करंट अफेयर को हम कवर करते हैं, बल्कि आखिर उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को कवर एक साथ विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। और करंट अफेयर को शुरू करने से पहले हमें एक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए अगर किसी देश की सुरक्षा करनी होती है, तो हमें कहीं न कहीं अस्त्र इकट्ठे करने होते हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण करते थे, अर्जुन ने किया, उसके अलावा दुर्योधन थे या फिर कर्ण थे, सभी ने कहीं न किसी रूप में अपने अस्त्र इकट्ठे करने के प्रयास किया और जिसके बाद जितने लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले अस्त्र थे, वही उतना बलवान माना जाता था। तो ऐसे क्या होता है, हर देश क्या करता है, अपनी बाउंड्री की सुरक्षा करने के लिए कुछ अपने ऐसे अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे कर लेता है, जिससे कि विदेशी लोग जान सकें कि अगर वो उन पे हमला करेंगे, तो उनके पास भी वो अस्त्र या शस्त्र हैं, जिनसे वो क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे और वो हमसे बराबरी का टक्कर होगी या हमसे हमें हानि होगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, भारत ने अपनी बहुत सारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल मतलब इनको ज़मीन से या फिर हवा में या पानी की सतह से कहीं से भी लॉन्च करके क्या करता है, दूसरे देश में अटैक करने की बात कही जाती है और ये क्षमताएँ विकसित की जाती हैं। तो उसी को देखते हुए भारत ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अग्नि। तो अग्नि क्या है, एक मिसाइल का नाम है, जो दाग दी जाती है हमारे देश से और अन्य देशों में क्या करते हैं, उनकी पहुँच होती है, वहाँ तक वो मार्ग क्षमता की अपनी क्षमता रखती हैं। तो हुआ क्या है कि अभी भारत ने अग्नि 5 को संस्करण को अभी उसको टेस्ट किया है। तो अब क्या करें, अगर हम बात करें, तो ऐसे ही उन्होंने अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ये उसकी सीरीज़ अपडेट वर्ज़न है। तो अगर हम बात करें तो अग्नि की, तो पहला क्या हुआ था कि जब अग्नि 2, पहले अग्नि 1 तो नॉर्मल था, जब अग्नि 2 का वहाँ पे किया गया था, तो अग्नि 2 को अगर आप देखेंगे तो ये रेंज थी अग्नि 2 की। भारत अपने देश से अगर लॉन्च करेगा तो कहाँ तक क्षमता थी उसकी, थाईलैंड में बैंकॉक तक वो अपनी क्षमता रखता था, चाइना वाले कुछ इलाके में रखता था। फिर उन्होंने क्या की, इसकी मार्ग क्षमता कितनी थी, 2000 किलोमीटर। फिर अग्नि 3 की उन्होंने विकसित किया, जिसके अंतर्गत कहाँ से ये बीजिंग जो चाइना की राजधानी, वहाँ तक इसका क्या हुआ था और ये तेहरान ईरान की राजधानी है, इसको इन्होंने क्या किया गया था, पूरा कवर करने की कोशिश की थी। मतलब ये इसकी क्षमता यहाँ पर हो गई 3500 किलोमीटर। अब बात आई अग्नि 5 की, जिसकी मार्ग क्षमता कितनी 5000 किलोमीटर है और इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल नाम दिया गया। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकती है। तो अग्नि 3 जब बात आई थी, तो अग्नि 3 कहाँ थी, जकार्ता तक कवर किया था, लेकिन अब अग्नि 5 है, इसने क्या किया है, मॉस्को का आपका रसिया तक कवर मार्ग क्षमता ही कवर रखती है। यूरोपीय कंट्रीज में भी इसकी मारक क्षमता है और ये मंडीला फिलीपींस वगैरह है, वहाँ पर भी मारक क्षमता रखती है। तो इस तरीके के अग्नि के संस्करण आगे आए हैं, अपडेट हुए हैं। तो आज करंट अफेयर में ये है इस टॉपिक, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको इसके बारे में थोड़ा अवगत कराया जाए। बाकी डिटेल में आज हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और आपको ये बता दें, इनका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो आइए आज देखते हैं, अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या, फिर उनका हम करते हैं बारी बारी से विश्लेषण कि वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर को और देखते हैं है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की जो उसके उद्देश्य हैं, उनके संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। तो बात करेंगे आज राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में और देखेंगे उनका न्यायिक समीक्षा से क्या लेना देना है। केंद्र ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अर्थात बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट अधिनियम 1969 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु डेटाबेस को बनाए रखने में सक्षम करेगा। वर्तमान में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्यों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो राज्यों के अधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात एआईआईबी से कोविड-19 टीकों की लगभग 66 करोड़, मतलब 66.7 करोड़ अर्थात 68 करोड़ खुराकों की खरीद के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है। तो मैंने आपको कल के करंट अफेयर में
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बताया था, और हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। मनीला में जो स्थित है एडीआईबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और बीजिंग में जो आईआईबी है, जहां चीन और भारत के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, ये ऋण पर विचार करने की प्रक्रिया में है। तो ध्यान रखना कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ पे, मनीला में स्थित है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो कहाँ पे है, बीजिंग में स्थित है। आईएनएसएसीओजी की नेतृत्व वाली टीम ने सरस कोव 2 के कुल 108 म्यूटेशन का पता लगाया है, जिसमें दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच में पुणे शहर में एकत्रित किए गए जो अवशिष्ट जल है उसके नमूनों में भारत के 4 उपनास जो म्यूटेशन है उनको शामिल किया गया है। तो आज बात करेंगे सरस कोव 2 के म्यूटेशन के बारे में, देखते हैं म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन होता क्या है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे हर घर दस्तक अर्थात हर दरवाजे तक दस्तक अभियान के बारे में, टाइम फॉर इंडिया अभियान के बारे में, और बात करेंगे एकीकृत शिक्षा जो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है अर्थात इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, उसके बारे में। और आज आखिरी हमारा टॉपिक होगा अग्नि 5, क्योंकि अग्नि 5 को मैंने अभी आपको डिटेल में यहाँ पे बताया है, तो उसके बारे में ही आज आगे हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। आइए अब देखते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक के बारे में, जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से लिंक है, और टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम न्यायिक समीक्षा। अगर आपसे कहीं से प्रश्न आता है कि हमारी जो विभिन्न शक्तियां जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण कैसे है, और अगर उनके कोई विवाद हो जाता है तो उसका निवारण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। और देखते हैं आखिर कि मुद्दा है क्या, और मुद्दे में देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि कोर्ट ने क्या किया, आपको पता होना चाहिए। भी पेगासस मामला आया था, तो कोर्ट पेगासस स्पूनिंग मामले में केंद्र के सॉलिसिटर जनरल द्वारा किए गए सबमिशन का जवाब दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, देश सरकार का वो जो मेन जो वकील होता है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ वहाँ पर क्या किए हैं, कुछ अपने सबमिशन को सबमिट चीज़ें की थी, और उनका जवाब कोर्ट दे रहा है। तो सरकार ने क्या बोला है, जासूसी के आरोपों का जवाब देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए अदालत की बार-बार सलाह देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कुछ तथ्यों का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वो कोर्ट को चीज़ें नहीं दे सकता है। तो इसके ऊपर न्यायालय ने क्या टिप्पणियाँ की हैं, तो न्यायालय ने ये बोला है, राज्य केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हौसले पर अदालत से रहस्य नहीं रख सकते हैं। मतलब बार-बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो ऐसा करके आप बार-बार क्या कर सकते हैं, कोर्ट को बरगला नहीं सकते हैं। और न्यायपालिका में मूक दर्शक बने रहने की उम्मीद कर सकता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दवाई दें और चीज़ों को ना बताएं, और न्यायपालिका उसमें शांत बना रहे, कुछ बोले ही ना। तो यह साबित करने के लिए कि अदालत द्वारा मांगी गई जानकारी का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित करेगा, इस दावे को आप केवल मुंह से ना बोलिए, बल्कि करिए सबूतों के साथ उसको अपना प्रेजेंट करिए और उसको समर्थन करिए, या बताइए कि हाँ ये ऐसा है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा वह बगिया नहीं हो सकती जिसे न्यायपालिका अपने मात्र उल्लेख के आधार पर दूर भागती है, बल्कि क्या है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तभी आप हमें बताइए, हम देखते हैं कि होता क्या है। तो इस पूरे समीक्षा का जो कोर्ट ने बोला उसका आशय है क्या, तो अदालत ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित होती है, कि आप क्या है, अगर आप बोलते हैं वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो वहां पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अदालत की विनम्रता से सरकार को न्यायिक समीक्षा के खिलाफ सर्वव्यापी निषेध का आह्वान करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। मतलब अगर आप राष्ट्र सुरक्षा कह के ये नहीं कह सकते हम इन चीज़ों से बचेंगे, बल्कि आपको उसमें बताना पड़ेगा। बार बार ये दवाई देके आप खुद को बचा नहीं सकते हैं। राज्य केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करने से न्यायालय मूक दर्शक नहीं बन जाता, मतलब क्या है, न्यायालय शांत नहीं बैठेगा, बल्कि वो भी उसमें न्यायिक समीक्षा करेंगे। तो आखिर देखते हैं न्यायिक समीक्षा है होती क्या है। तो जो ये सुनवाई कर रहे थे उसमें मेन कौन थे, हमारे देश के जो इस टाइम पे मुख्य जो हमारे न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एन वी रमन्ना है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है एन वी रमन्ना। इसके अलावा इसमें बात थी जस्टिस सौरकांत भी इसकी सुनवाई कर रहे थे, और जस्टिस हेमा कोहली भी इसमें शामिल थी। तो आइए देखते हैं न्यायिक समीक्षा है क्या। तो न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की विधायी और कार्यकारी विंग के किसी भी अधिनियम या आदेश की समीक्षा करने और प्रभावित व्यक्ति द्वारा चुनौती दिए जाने पर संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति। अर्थात अगर किसी भी संसद ने या किसी भी विधानसभा या राज्यसभा ने क्या किया है, कोई ऐसा अधिनियम बना दिया है जिसको उसे लगता है कि इसकी संवैधानिकता पे प्रश्न उठेगा, तो संवैधानिकता के प्रश्न के लिए वो क्या कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसका अगर रूल बना भी दिया है तो उस रूल को जांच कर सकती है। तो अगर बात करें कि भारत में जो न्यायिक समीक्षा है उसके अंतर्गत संविधान के कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आते हैं न्यायिक समीक्षा को अधिकार देते हैं उसको न्यायपालिका को कि आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो इसकी शक्ति भारत के संविधान में ही निहित है। ये बात है संविधान का अनुच्छेद 13, 32, 136, 142 और 147। ध्यान रखना, न्यायिक समीक्षा के लिए जो पावर मिली है वो आर्टिकल 13, 32, 136, 142 और 147। न्यायिक समीक्षा की शक्ति की बात करें तो संविधान के भाग 3 में जो गारंटी मिली हुई है मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें लागू करने से विकसित हुई है। तो अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी तो संविधान की मौलिकता जांचने के लिए उनको आर्टिकल 13 और 32 से ये पावर मिल जाती है। संविधान का अनुच्छेद 13 संसद और राज्य विधानसभाओं को
ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो देश के नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, उनको छीने या उनको कम करें, तो वहाँ पे ये आ जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई असंगत होता है या अपमानजनक होता है, तो उसको ये गलत मानते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। आइए बात करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के बारे में। ये टॉपिक लिंक है सरकार की नीतियां और उससे संबंधित मुद्दे। और वैसे भी अगर आप इस देश में नागरिक कहीं के भी हैं, तो आपको बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट तो लोग बनवाते हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। तो आप उनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं उनका, और देखते हैं कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या होती है। तो इस डेटा का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर और चुनावी रजिस्टर, साथ ही साथ आधार बनाने, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, और उनको जांच करने में ये हेल्प करती है। तो केंद्र, अगर देखें कि केंद्र द्वारा इसमें क्या किया गया है, संशोधन क्या है, तो जो भी ये प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें ये ऐसा दिया गया है कि जो राज्यों द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार होते हैं, उनको राज्य स्तर पर एकीकृत डेटाबेस बनाए रखने और इसे भारत में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। यानी कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसको मिलान में इसमें सहायक होगा। साथ ही साथ जो अपडेट होंगे उनसे क्या होगा, अब केंद्र डेटा का जो होगा पैरेलल रूप से वहाँ भी भंडारण कर सकेगा। साथ ही साथ जो विशेष उपपंजीयक हैं, उनको आपदा की स्थिति में उसकी किसी भी या सभी शक्तियों के कर्तव्य क्या होते हैं, मृत के पंजीकरण उससे उद्धरण जारी किए जाने, जैसा कि निर्धारित किया गया है कि नियुक्त किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण के, अगर आप देखें कि आखिर इतनी सरकार क्यों फोकस कर रही है, तो उसके कुछ लाभ हैं। तो जन्म और मृत्यु के जो लाभ हैं उनकी अगर बात की जाए, तो सबसे पहले क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का पहला अधिकार होता है, जो उसको ये पहचान दिलाता है कि उसको दुनिया में आ चुका है। उसको स्थापित दुनिया में आने के लिए उसका पहला कदम है, तो उसको ये वहाँ पे क्या करता है, ये प्रूफ देता है। साथ ही साथ इसके अलावा देखें, स्कूल में प्रवेश करने के लिए, रोजगार के लिए उम्र का प्रमाण प्राप्त करने के लिए, शादी के समय उम्र क्या है उसका निर्धारण करना, अगर आप पिताजी बनने हैं उसकी पितृसत्ता स्थापित करने के लिए, मतदाता सूची में अगर आपका एनरोलमेंट है उसके उद्देश्यों में आयु निर्धारण करने के लिए, बीमा जितने हम कराते हैं उनके आयु निर्धारण करने के लिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार अर्थात नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसमें पंजीकरण के लिए, साथ ही साथ जब संपत्ति के उत्तराधिकार के उद्देश्य से और बीमा कंपनियों द्वारा या फिर अन्य कंपनियों में जो भी कोई अगर राशि देना होता है उसके दावा करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक हो जाता है। जो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी सरकारी कंपनी में आप जॉब करते हैं, अगर उसमें पेंशन सुविधा है, तो अगर कोई हस्बैंड मरता है तो उसकी वाइफ के लिए पेंशन कब मिलेगी, जब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। तो लोग, अभी आपने देखा होगा इंडिया में कि बर्थ सर्टिफिकेट तो बन जाता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट की तरह चलन नहीं है। तो आगे आने वाले समय में इसका भी सर्टिफिकेट बनेगा और आपको भी डेथ सर्टिफिकेट बनवा देना चाहिए। बात करेंगे एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि भारत ने क्या किया, लगातार टीकाकरण कर रहा है देश के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, उसके लिए उधारी मांग रहा है, तो उधारी उसने क्या, पहले तो एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उससे ले लिया था। अब बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके बारे में भी वो क्या करना चाह रहा है, वो उसको चाह रहा है कि वहां से उसे उधारी मिले। तो अगर आपसे अगर महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, एजेंसियां हैं, उनका कैसा, कहाँ उनका केंद्र है, कैसा रखा, कैसे उनको संरचना है, उसके बारे में टॉपिक आएगा, तो वहां से आपको प्रश्न आएगा। और बैकग्राउंड की बात करें, तो जो इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण हो रहा है भारत सरकार द्वारा, एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से ये खरीदे जाएंगे, बोली लगाई जाएगी। साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो खरीद प्रणाली का प्रशासन करेगी, और साथ ही साथ एडीवीए के पास एबीबीएक्स या एशिया प्रशांत वैक्सीन एक्सेस सुविधा तंत्र के लागू उसको करेगा। उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, तो उसको कहाँ पे स्थित है, इसका क्या कार्य है, क्या लेना देना है, क्योंकि हमने इससे पहले भी ए जो एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके बारे में बात की थी। तो अगर एशियन डेवलपमेंट की बात की जाए, तो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया। ध्यान रखना, पुरानी बैंक है। अगर उसके मुख्यालय की बात की जाए, तो मनीला में इसका मुख्यालय, जो कहाँ का है, फिलीपींस के अंदर ये है, राजधानी वहाँ की। और इसका आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है, वो उसका आधिकारिक रूप से इसकी पर्यवेक्षण करता है। तो अगर मैप के अंदर देखें, तो अगर बात करेंगे कि ये यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो दक्षिण पूर्वी एशिया विदेश में जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारे जो महाद्वीप, जो यहाँ पे जो महाद्वीप है उसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी है छोटे छोटे से जो आइलैंड हैं, तो आइलैंड के अंदर क्या है, फिलीपींस है, और फिलीपीन में अंदर है मनीला। तो वहाँ पर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्या है, मुख्यालय है। तो अब देखें, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो ये बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, पूर्व में जैसे एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के नाम से जाना जाता था, और गैर क्षेत्रीय विकसित देश हैं उनके सदस्यों को स्वीकार करता है, उनकी जो मेंबरशिप है उनको ये स्वीकार करता है। अब तक इसमें क्या है, 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया के भीतर से हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है, क्या एशिया डेवलपमेंट में केवल एशिया के ही नागरिक शामिल किए जाते हैं, तो नहीं, इसमें एशिया से बाहर के भी नागरिक शामिल, और सॉरी जो देश हैं वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि एशिया के अंदर केवल 68 हैं, सॉरी 14 टोटल, 68 में से 49 केवल कहाँ के हैं, एशिया के अंदर के हैं, बाकी बचे वो सदस्य कहाँ हैं, बाहर के हैं।
अगर देखें कि इसमें कैसे वो, अब अगर देखें वोटिंग होती कैसे है, तो ये विश्व बैंक जैसे वहाँ पर क्या जैसे वोटिंग होती है उसी हिसाब से यहाँ पर वोटिंग को होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक समान जितना जिसको जो उसका भार होता है उसके हिसाब से यहाँ मतदान की प्रणाली है। साथ ही साथ सदस्यों की जो पूंजी होती है, उस जितना उसमें जिनका योगदान है उसी के अनुपात में उनको वोटिंग राइट भी दिए जाते हैं। तो अगर 31 दिसंबर वर्ष 2019 तक की बात की जाए, तो एशियन डेवलपमेंट में बैंक में जो सबसे बड़े 5 शेयर धारक हैं उसमें जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनका शेयर 15.6% है। और जो चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका 6.4% और भारत का 6.3% है। ऑस्ट्रेलिया 5.8% है। अगर देखें इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये समावेशी आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से जो भी सस्टेनेबल विकास है और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित एक निकाय है। साथ ही साथ ये निवेश के माध्यम से ये ऋण देने, अनुदान देने, सूचना साझा करने के रूप में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, वित्तीय और सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियों में सुधार करने, राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन प्रभाव के लिए तैयार करना, साथ ही साथ उनके प्राकृतिक संसाधनों को बेहतरी करने के लिए, उनको मैनेजमेंट करने के लिए क्या करता है, न केवल मदद करता है बल्कि रुपए भी देता है। उसी लिहाज से भारत ने क्या किया है, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के मद्देनजर देखते हुए उनसे अब क्या किया है, वहाँ पे लोन लेने की बात कही है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से क्यों लोन इन्हीं के लिए लिया जा रहा है। तो SARS-CoV-2 कंसोर्टियम के बारे में एक नया म्यूटेशन पता चला है। ये आपका सामान्य ज्ञान 3 से लिंक, अगर टॉपिक साइंस से कहीं आता है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी संबंधित अगर कोई मुद्दे आते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। और कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि वायरस है क्या, तो उसका नाम में ये है कि वायरस से होता है कोविड। तो देश की विविधताओं को निरंतर निगरानी करना, यानी जो भी उसमें वेरिएशन आ रहे हैं उनको देखना कोविड के, साथ ही साथ जो भी उभरती हुई जीनोमिक्स महामारी है उसके विज्ञान को समझ विकसित करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी जीनोमिक अनुक्रमण होते हैं यानी सीक्वेंस होते हैं, उनको क्या, अगर उनका आप सही को पता चल जाता है, उससे क्या होता है, जो अन्य रोगजनक के प्रकोपों का पता लगाया जा सकता है। न केवल उनको पता लगा सकते हैं बल्कि हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं, और जो कि क्या होगा, देश की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए भारत, न केवल भारत की बल्कि अगर दुनिया भर की बात की जाए, तो SARS-CoV-2 के तेजी से प्रसार और उनके नए रूप जो लगातार आ रहे हैं, सामने प्रकट हो रहे हैं, उससे क्या होता है, वायरल नमूने एकत्रित करने, उनको सीक्वेंस को जांच करने और उनकी जानकारी को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर साझा करने में, इससे क्या होगा, हमें न केवल सक्षम हो जाएंगे बल्कि क्या होगा, कहीं न कहीं हम क्या होगा, जो महामारी है जो आगे तक बढ़ सकती है उसको रोकने में हमें सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इससे जीवन को बचाने, उनको कम करने और प्रतिवाद रणनीति की प्रभावशाली की स्पष्टता, सटीक वास्तविक जो तस्वीर है उसको बनाने में हमें मदद मिलेगी। इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक टेक्नोलॉजी तथा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक जो कंसोर्टियम है उसके बारे में डिटेल में बात की जा रही है। अगर देखें कि जो उनके सीक्वेंस की जो जांच होगी, उनको जो रीडिंग की जाएगी, उनका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, पहला तो उनकी निगरानी करना कि आखिर उसमें चेंजमेंट हो क्या रहे हैं। साथ ही साथ जो नए नए चेंज आते हैं, जिनको वेरिएंट बोलते हैं, जैसे भी आपने सुना था डेल्टा वेरिएंट, और दोबारा संक्रमण पैदा करने वाली जो सही तस्वीर है उसको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे हम पता चल सकेंगे जो रोग हो रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा WHO ने इस तथ्य पर लगातार जोर दिया, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने ये बात बोली है कि सीक्वेंस के डेटा को GISAID जैसे ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म में जमा कर दें, जैसे जिससे क्या हो, ना केवल आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें बल्कि पूरी दुनिया जान सके, और साथ ही साथ क्या है, जो वैश्विक वैज्ञानिक हैं वो समुदाय उनको देखे और उनके बारे में क्या करें, कहीं न कहीं आपको बताएँ कि क्या हो सकता है। अगर देखें कि तो बात आ रही बार-बार जीनोम अनुक्रमण अर्थात जेनेटिक सीक्वेंस की बात आ रही, तो है क्या ये, कि डीएनए का पूरा जीनोम क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, तो ये उनका पूरा जीन का क्या एक सेट है जिसमें वे सारे जीन शामिल होते हैं, जिसमें वो लगातार बही रहे या चेंज हों, उनको हम देख सकते हैं। तो जीनोमिक्स विज्ञान करता क्या है कि एक इंटर सब्जेक्ट क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, जीनोम की उसकी संरचना को समझने, उसके कार्य को देखने, उसका विकास कैसे होता है, उसका मैपिंग की जाती है, उसको फिर एडिटिंग करने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जीनोमिक्स के अंदर आती हैं। तो जीनोमिक्स में क्या होता है, उच्च थ्रूपुट डीएनए अनुक्रमण के उपयोग करने के माध्यम से जीनोम का सीक्वेंस है उनकी स्टडी की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और कोई उनमें चेंज आते हैं उनके क्या प्रभाव होंगे उनको भी देखने की कोशिश की जाती है। अगर जीनोम्स में प्रगति होती है तो उससे क्या होता है, ये मस्तिष्क जैसे सबसे जटिल जो जैविक प्रणालियाँ हैं उनको समझ को, सुविधा को हमारी विकसित करने में, हमें समझने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो रिसर्च आधारित अनुसंधान है और सिस्टम जीव विज्ञान है, उनको एक क्रांति की शुरुआत होगी और उनपे क्या होगा, हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो होता क्या है, अगर उनके हम देखें सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, किसी की स्टडी कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आप किसी की कोई चीज़ है तो उसको आप डीएनए लेते हैं, फिर डीएनए को क्या करते हैं, लैब में ले जाकर क्या करते हैं, उनको इम्प्योरिटीज हटाकर उनको प्यूरीफाई करते हैं, फिर उन डीएनए को शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग के बाद में क्या होता है, इनको लाइब्रेरी में ले जाया जाता है, वहाँ पर उनकी जाँच की जाती है, फिर उनके सीक्वेंस देखा जाता है, उनकी रीडिंग की जाती है, और सीक्वेंस देखकर फिर क्या करते हैं, जब उनकी रीडिंग हो जाती है तो उन डीएनए का एनालिसिस करते हैं, और इन 6 स्टेप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जीन में क्या-क्या चेंज आ रहे हैं और क्या-क्या उनमें दिक्कतें हैं। इसकी आवश्यकता क्या है?
आपको पता होना चाहिए भारत जैसे देश में आनुवंशिक पूल की विविधता का मैपिंग करके व्यक्तिगत दवा की आधारशिला रखेगा और उसे वैश्विक मानचित्र पर भी रखेगा। अर्थात अगर क्या है कोई जीन में चेंज आते हैं, उससे कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं और उनके लिए कौन-सी दवाएँ विकसित होंगी, इन सब में आपको क्या करेंगे स्टडी करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारी इस टाइम इतनी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है उसके लिए जो डायबिटीज़ है, मानसिक स्वास्थ्य सहित जितने भी जटिल जो रोग हैं, उनके बाहर हम उनके जो बेटीज़ देखते हैं, उनके हम जो देश के ऊपर जो क्या देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लगातार उन पे जो दबाव है, उनके बारे में न केवल हमें ज्ञान मिलेगा बल्कि क्या होगा, हमारे आनुवंशिक आधार होने के बाद रोग की शुरुआत से पहले कार्रवाई जो होगी उनको करना आसान होगा। अगर आप पता चल जाएगा अगर ऐसा म्यूटेशन हो रहा है तो कौन से रोग आगे आ सकते हैं, उनके बारे में हमें हेल्प मिलेगी। अगर जीनोम्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम के बारे में बात की जाए, तो भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साथ ही साथ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ इसको शुरू किया गया है। ध्यान रखना इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और साथ ही साथ इसमें फैमिली वेलफेयर, साथ ही साथ डीबीटी और CSIR और ICMR ये सारे डिपार्टमेंट्स में शामिल हैं। इसमें जीनोमिक्स विविधताओं की निगरानी करने के लिए 28 राष्ट्रीय लैबों को एक साथ यहाँ पे शामिल किया गया है। ये पूरे देश में वायरस की संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण को न केवल रीड करता है बल्कि उसके प्रसार को और डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करता है। इसके उद्देश्य की गतिशीलता और गंभीरता को समझने के लिए नैदानिक नमूनों के जो अनुक्रमण है उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बात करेंगे हर दरवाजे पर दस्तक अभियान। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, हर राज्य में जैसे कहीं पे टीकाकरण से संबंधित ध्यान रखना, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन आता है कि हर दरवाजे पर दस्तक अभियान किससे संबंधित है, तो ये क्या है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये इसको स्टार्ट किया गया है। तो क्या करेगा, जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टीकाकरण वहाँ पर दरें कम हैं, तो ऐसे जिले जहाँ पर सही से अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, तो उन जगहों पे क्या करेगा, वहाँ पर लोगों को अपनी जेब से भरने के लिए उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। वहाँ पे आप जाते हैं और घर-घर जाके उनको टीकाकरण के लिए क्या ना केवल प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि टीकाकरण की रेंज को बढ़ाने की कोशिश करते थे। ध्यान रखना, हर दरवाजे पर दस्तक अभियान किससे संबंधित है, ये टीकाकरण से संबंधित है, उसको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। बात करेंगे टाइम फॉर इंडिया ड्राइव यानी कि अभियान के बारे में, तो जो यूरोपीय देश है स्वीडन, उन्होंने क्या किया है, टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इससे क्या होगा, ये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार संवर्धन कार्यक्रम होगा। इसके तहत प्रवेश के लिए टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप स्वीडन में जाते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप टीकाकरण कराएँ तब अंदर जाएँ, और ना ही वहाँ पर कोई क्वारंटीन आपको होना पड़ेगा। बस क्या होगा, अगर आप वहाँ स्वीडन में जाते हैं तो आपको कोविड-19 का जो आपको परीक्षण हुआ है उसकी आप बस उसको सर्टिफिकेट ले जाइए, बता दीजिए, तो आपको वहाँ पर, क्योंकि अभी को पता है कि अगर देश क्या बार-बार क्वारंटीन करेंगे या आपको वहाँ पर जाके आपको टीकाकरण कराना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं व्यापार में बाधा आएगी और देश इससे लगातार प्रभावित है ही, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे गिर रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्वीडन ने ये कोशिश की है। तो ध्यान रखना कि इसीलिए इसमें टाइम फॉर इंडिया ड्राइव स्टार्ट किया गया है। इससे पहले अगर आपसे ये आया था कि हर दरवाजे पर दस्तक अभियान, तो वो भी किससे है, वो भी टीकाकरण से संबंधित है। बात करेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है उसके बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने इसी टाइम बुधवार मतलब कि आज आपका अगर 29 है तो 28 को क्या किया है, तो 27 क्या किया है, तो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने क्या किया है, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अब उन्होंने नोटिफाई कर दिया है, जो दोहरी प्रमुख स्नातक डिग्री प्रदान करेंगे। मतलब क्या होगा, आपको 4 वर्ष का आप कोर्स करिए, आपको क्या करेंगे, ग्रेजुएशन की 2 डिग्रियां मिल जाएंगी, जो वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षकों में भर्ती के लिए अनिवार्य आवश्यकता बनाई जाएगी। अगर 2030 में अगर आप शिक्षा में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको इसी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। 2022-23 में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और स्टार्टिंग में इसको 50 चयनित जो अनुशासन वाली संस्थाएं हैं उनमें पेश किया जाएगा। ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा 4 साल का, जैसे इस टाइम बीए आप 3 साल करते हैं, या बीएससी जो भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का है, जबकि आपने बीटेक देखा 4 साल का है, तो उसी तरीके से इसमें 4 साल की बात कही गई है। उसके अलावा इस कार्यक्रम में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो एक टेस्ट होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको नेट बोलते हैं, तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा और उस हिसाब से उसको इंटीग्रेटेड कोर्स किया जाएगा। आपको टीचर बनना है तो आपको इसमें वर्ष 2030 में हर हाल में इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा। बात करेंगे अग्नि 5 के बारे में, तो भारत की सुरक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, अग्नि 5 क्या है, एक मिसाइल है, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब अब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसकी रेंज बढ़ गई है, तो भारत ने परमाणु जो क्षमता उससे सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो अब मैंने बता दिया अग्नि 5 है क्या, ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO
और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आता है, इसको किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। अगर हम बात करें इसकी खासियत क्या है, तो ये 50,000 किलोग्राम की है और इसकी लंबाई 1.75 मीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर का है। इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, 1500 किलोग्राम के जो वजनी हथियार उनको आप ठोस ईंधन के रूप में चलाने वाले 3 चरणों वाले रॉकेट बूस्टर के साथ उनको ऊपर उठाया जा सकता है। अगर इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो ये न केवल पूरे एशिया को कवर करेगा बल्कि यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी मार रख सकता है। एक बार इसको जब आप किसी भी अपने कक्षा में अपने अस्त्र शस्त्र के रूप में इसमें शामिल कर लेंगे तो अग्नि 5 क्या होगा, सामरिक बल की कमान को और मजबूती बनाएगा। साथ ही साथ भारत पहले ही मिसाइल के 7 परीक्षण कर चुका है जिनकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक थी। तो अब इसको और डिटेल में इसने क्या किया है, पूर्ण रूप से क्षमता हासिल कर ली है। तो अगर हम देखें अभी तक जो अग्नि 5 जो जितने बनाई गई हैं, अगर उसकी देखें तो अग्नि 5 से पहले अगर देखें कि अग्नि 5 के अंदर क्या क्या है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर एक तरफ से बात की जाए तो अभी तक अग्नि 1 में मैं पहले बताऊंगा टोटल कितने इन्होंने उड़ान भरी है और उनमें क्या क्या सफलता दर है और क्या क्या असफलता दर है। तो पहले में 8 बार उड़ाया गया था, उसमें से सक्सेस रेट 9 बार उड़ाया गया तो सक्सेस रेट 8 था और इसमें एक बार फेल हुआ था। और अग्नि 2 को 10 बार उड़ाया गया था, इसमें 8 बार सक्सेस थी, 2 बार फेलियर था। अग्नि 3 को 3 बार उड़ाया गया है तो उसमें 2 बार सक्सेस मिली, 1 बार फेलियर हुआ है। अग्नि 4 को क्या किया है, 2 बार उड़ाया गया है और उसको चेक किया गया तो 1 बार सक्सेस मिला, 1 बार अनसक्सेस हुए हैं। और अग्नि 5 के भी 1 बार हमने चेकिंग की, उसमें हम सफल हुए हैं। तो बता दें 1 से लेकर 5 तक की मिसाइलों की अगर लेंथ देखें तो पहली 15 मीटर थी, दूसरी 21 मीटर, तीसरी 17 मीटर, फिर चौथी 19 मीटर, पांचवी 17 मीटर है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी लंबाई कम की गई है। अगर आप उसे देखें तो अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक की रेंज क्या थी, पहले 700 किलोमीटर थी, फिर 2000 किलोमीटर हुई, उसके बाद 3000 किलोमीटर हुई, फिर 3200 किलोमीटर हुई, अब हुई 5000 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना भार ले जा सकते थे, पहले 12 टन, फिर 16 टन, फिर 47 टन, फिर 23 टन, अब 50 टन ले जा सकते हैं पेलोड को। इस बात को ध्यान रखना। ये है अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक का पूरा डिटेल में। तो इसी के साथ जितने भी करंट अफेयर्स थे वो हमने न केवल आपको समझाने की कोशिश की है बल्कि हमने उनका डिटेल एनालिसिस भी कर दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं तो इसी तरह के और को सेशन लेने के लिए और नए टॉपिक्स को समझने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।